गुड मॉर्निंग। ठीक है जी, चलो कल सेक्शन 13 कर लिया था, है ना? सेक्शन 14 आर्बिट्रेशन एक्ट का निकालो। हाँ, लॉस से लगी मुझे। 14 is when a person has failed or it has become impossible to act। हमने अभी तक बोला था कि आर्बिट्रेटर कौन अपॉइंट करता है, उनका खुद का प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर के हिसाब से अपॉइंटमेंट होगी। ठीक है, अगर नहीं हो पाया प्रोसीजर तो हम आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन को मैटर रेफर करेंगे और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट एज द केस में भी वो डिसाइड करेगा। अब वो बोलते हैं कि मैंडेट क्या है आर्बिट्रेटर का, जो टर्मिनेट द मैंडेट ऑफ एन आर्बिट्रेटर शैल टर्मिनेट एंड ही शैल बी सब्स्टिट्यूटेड बाय अनदर arbitrator when he becomes de jure or de facto unable to perform his functions। de jure में 12 section 5 जो न्यूट्रलिटी क्लॉज वाला पढ़ाया था कि उस केस के हिसाब से वो इनएलिजिबल हो जाएगा तो de jure बन गया। de facto मींस either he is having some biased interest or some other reasons, वो वहां पे इनकेपेबल हो चुका है, तब वो एक्ट नहीं कर पाएगा एज अ दिस आर्बिट्रेटर। एंड उसके अलावा अगर वो खुद विड्रॉ कर लेता है तो तब भी वो आर्बिट्रेटर के रूप में एक्ट नहीं कर पाएगा। इस केस में सिर्फ 14 में यही चीज इंपॉर्टेंट है कि अंडर विच टू सर्कमस्टांसेस द पर्सन द आर्बिट्रेटर बिकम्स इनएलिजिबल टू एक्ट एज एन आर्बिट्रेटर, आइदर व्हेन ही वाज बिकम इनकेपेबल बाय वे ऑफ द फैक्ट ऑफ डी ज्योरी या डिफेक्टो, या ही विड्रॉज। तो इन दोनों केसेस में वो आर्बिट्रेटर नहीं होगा, उसकी जगह दूसरा आर्बिट्रेटर आएगा। जब ये बात करते हैं सेक्शन 15 की तो वो कहते हैं कि जो 14 और 13 में हमने ग्राउंड्स दे रखे थे आर्बिट्रेटर के टर्मिनेशन के, उसके साथ साथ अगर मैंडेट ये है कि जो आपका आर्बिट्रेटर है वो किसी और रीजन के कारण विड्रॉ करता है या अग्रीमेंट ऑफ द पार्टीज के कारण उसको रिमूव किया जाता है, तो ऐसे केसेस में हम सेक्शन 15 एडिशनल एक्ट में पढ़ेंगे। एडिशनल मीन सेक्शन 15 ये कहता है आपको कि जो सर्कमस्टांसेस मैंने 13-14 में रेफर किए थे जहां पे हम चैलेंज कर रहे थे या जहां पे दो ग्राउंड्स पे वो फेल हो गया कि वो एक्ट नहीं कर सकता आर्बिट्रेटर, उसके साथ साथ अगर यहाँ पे बच्चे जो विड्रॉल था ना पीछे वाला, अग्री टू द टर्मिनेट ऑफ हिज मैंडेट, ऑफिस से कर रहा है या पार्टीज ने अग्री किया था विड्रॉल के लिए, यहाँ पे इसके अलावा वाला किसी और रीजन के कारण अगर वो विड्रॉल करता है मींस रेजिड्यूरी प्रोविजन विद रिगार्ड टू विड्रॉल, तो 15 में कवर हो जाएगा। और या अग्रीमेंट है जिसमें उसको विड्रॉल नहीं कह रहे, जिसमें हमने उसको टर्मिनेट ही कर दिया डायरेक्टली, तो तब 15 सेक्शन लगेगा। 15 सेक्शन में वो ये कहते हैं कि जहां पे भी एक आर्बिट्रेटर का हम टर्मिनेट कर देते हैं कोई भी उसकी प्रोविजंस को, देन उसकी जगह पे हम एक सब्स्टिट्यूट आर्बिट्रेटर लेके आएंगे और उसके क्या रूल्स लगेंगे, जो रूल्स हमने सेक्शन 11 में पढ़े थे कि उससे सिक्योरिटी लेंगे और वो सारी की सारी चीजें लिख के देगा दैट ही विल नॉट एक्ट एज एडवर्स अगेंस्ट द अदर पार्टी। देन कोई भी हियरिंग्स जब भी एक आर्बिट्रेटर रिप्लेस होगा, जो भी प्रीवियसली हेल्ड हुई थी वो अगर चाहें तो रिपीट हो सकती हैं, बट दैट इज द प्रेरोगेटिव ऑफ द आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल। देन दे से ये है आपके क्या, अनलेस अदरवाइज अग्रीड बाय द पार्टीज एन ऑर्डर और रूलिंग ऑफ द आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल विच इज मेड बिफोर द रिप्लेसमेंट ऑफ द आर्बिट्रेटर will not be invalid just because there has been a change in the composition of the arbitral tribunal। ये सेम रूल्स सिर्फ इंटरलिंकेज याद रखने के लिए। सेक्शन 8 ऑफ सीआरपीसी मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट्स, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट में जब एरिया सीजेस तो जो काम ड्यूरिंग दैट टेन्योर ऑफ एमएम उसने किया था, क्या इट इज ओपन फॉर चैलेंज? नो। इन द सेम वे जो आर्बिट्रेटर ने जितने टाइम पीरियड वो आर्बिट्रेटर रहा, उसने जितना भी टाइम पीरियड उसमें कोई ऑर्डर पास किया, कुछ भी किया, जस्ट बिकॉज ओनली ऑफ दिस ग्राउंड दैट नाउ न्यू आर्बिट्रेटर हैज बीन कम अप, क्या उस ग्राउंड पे इसको चैलेंज कर दिया जाएगा? नहीं। हम क्या एग्जामिन करेंगे, बिकॉज ऑफ द ऑर्डर पास्ड बाय द ओल्ड आर्बिट्रेटर इज देयर एनी फेलियर ऑफ जस्टिस दैट हैज बीन डन? If yes, then we'll struck out. Otherwise, we will not struck out merely on this reason. Likewise, we read section 99 CPC. पढ़ते हैं, just because they had no pecuniary or territorial jurisdiction, we will not set aside the decree merely on this ground. Here also, we will not set aside the award order passed by the old arbitrator only on this reason that new arbitrator has come into picture.
समझ में आया? यस, ऑफ कोर्स दैट विल डिपेंड अपॉन द अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज. अब इसके अंदर एक सेक्शन 16 पे आ जाओ जो चैप्टर 4 की बात करता है, ज्यूरिसडिक्शन की बात करता है. इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है कि क्या एक आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल कोर्ट ऑफ लॉ है? द आंसर इज नो. ठीक है, यहाँ पे लिख लेना वेदर द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल इज अ कोर्ट ऑफ लॉ. द आंसर इज नो. क्यों नहीं है? क्योंकि वो अपनी पावर एक्स डेबिटो जस्टिशियाए नहीं करता. इसको मैं लिखवाई देती हूँ पूरा. वेदर आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल इज अ कोर्ट ऑफ लॉ. द आंसर इज नो, as it cannot exercise its power ex debito justitiae. Spellings लिखूं? ex debito justitiae. That means, can an arbitral tribunal make its own procedure for the jurisdiction? The answer is yes. ठीक है, कहाँ लिखा है? 16 में सब कुछ लिखा गया है इसके ऊपर. जस्टिशियाए, जस्टिस ई की जगह ए ई कर लो बस. जस्टिशियाए. ठीक है, सेकेंड वाला तो अभी बताना है बच्चे. फर्स्ट में तो सिर्फ इतना है दैट वेन एवर देयर विल बी एन आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल, दैट आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल हैज द पावर टू मेक देयर ओन रूल्स रिगार्डिंग ज्यूरिसडिक्शन. फर्स्ट पार्ट. ठीक है जी. with regard to the objections either in the arbitration agreement or the arbitration clause whatsoever it is, जितने भी arbitral tribunal के पास जाएंगे, कोई भी arbitration clause या arbitration agreement कुछ भी आया है, उसके रिगार्डिंग जो भी पावर वो बनाएगा कि क्या मेरे लिए तुम लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एक arbitration agreement बना. आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट में क्लॉज मेंशन कर रखा है तुमने कि ज्यूरिसडिक्शन कहां कहां पे जाएगी. अब सपोज 2 जगहों पे ज्यूरिसडिक्शन, तो उनमें से वो खुद डिसाइड कर लेगा कि कौन सी ज्यूरिसडिक्शन जो है वो एंटरटेन की जाए. अब इसको मैं पढ़ देती हूँ आप लोगों को. वो बच्चे, वो ज्यूरिसडिक्शन की बात नहीं आएगी, वो आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल डिसाइड करेगा विद रिगार्ड टू ऑब्जेक्शंस इन द लैटर पार्ट. अभी आगे पढ़ेंगे उसको. ठीक है. इट सेज जो आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल है मे रूल इट्स ओन ज्यूरिसडिक्शन इंक्लूडिंग रूलिंग ऑन एनी ऑब्जेक्शन विद रिस्पेक्ट टू द एग्जिस्टेंस और वैलिडिटी ऑफ द आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट एंड फॉर दैट पर्पस क्या करेगा अब यहाँ पे, फॉर आर्बिट्रेशन क्लॉज विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट शैल बी ट्रीटेड एज एन अग्रीमेंट independent of the other terms of the contract. Next, a decision by the arbitral tribunal that the contract is null and void shall not entail ipso jure the invalidity of the arbitration clause. There was a contract in which there was an arbitration agreement clause. In this case, if the contract has been declared as null and void merely on this ground, the arbitration clause will also be null and void. The answer is no. वो तब तक नहीं होगा जब तक हम उसको एग्जामिन नहीं कर लेते कि ये वैलिड है या नहीं. उसके रिगार्डिंग वैलिडिटी इस जगह पे आएगी. कॉम्पिटेंस की रिगार्डिंग जो वैलिडिटी है वो यहाँ पे आ जाएगी. बाकी अगर कोई और वैलिडिटी की रिगार्डिंग बात करेंगे तो वो कॉम्पिटेंस के अलावा वो आगे प्रोविजन में कवर करेंगे. देन सबसेक्शन 2 के अंदर लिखो एक्सेप्टेंस ऑफ प्ली. दोनों एक्सेप्टेंस ऑफ प्ली की बात कर रहे हैं, 2 और 3. एक्सेप्टेंस ऑफ प्ली सबसेक्शन 2 में है वेयर इट डज नॉट हैव द ज्यूरिसडिक्शन, एंड सबसेक्शन 3 में है वेयर दे हैव एक्सीडेड इट्स ज्यूरिसडिक्शन. Ipso jure means itself, by law. Shall not entail means shall not allow by law the invalidity of the arbitration clause. बच्चे तो आर्बिट्रेशन तो अलग चीज की बात कर रहे हैं. कॉन्ट्रैक्ट नल एंड वॉइड है, बट कॉन्ट्रैक्ट में जो आर्बिट्रेशन क्लॉज है क्या वो नल एंड वॉइड है जस्ट बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट है? द आंसर इज नो, क्योंकि आर्बिट्रेशन की इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस. यस, ठीक है. अब देखो सब सेक्शन 2 और 3 इसमें रेलेवेंट हैं जो पढ़ने हैं. अ प्ली दैट द आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल डज नॉट हैव द ज्यूरिसडिक्शन. अभी लिखा है ना मैंने, डज नॉट हैव द ज्यूरिसडिक्शन लिखो. सब सेक्शन 3 में लिखो एक्सीडिंग इट्स ज्यूरिसडिक्शन. शैल बी रेज्ड मतलब
Preliminary objection. Remember the preliminary objections in the written statement. Who raises the defense that the court does not have the jurisdiction? Plaintiff or the defendant? Defendant. Here it says that if they do not have the jurisdiction, that plea shall be raised by the submission of the statement of defense, not later than what? Not later than his submission. Submission means written statement. Yes, WS tak. However, a party shall not be prevented from raising such a plea merely because that he has appointed or participated in the appointment of the arbitrator. Just because you participated, उसके कारण आपका ground जो है यहाँ पे ये नहीं हो सकता that you cannot take the objection. You can also take the objection. And subsection 3 also talks about the acceptance of plea, but the objection has to be taken when they are exceeding its jurisdiction. The moment you are becoming aware of the fact कि जी मेरी jurisdiction exceed हो गई है, अब जैसे ही आपको पता चला आपने तभी objection ले ली. इसके बाद वो बात करते हैं इसके अंदर सबसेक्शन 4 के अंदर कि अगर सबसेक्शन 2 या सबसेक्शन 3 के अंदर एडमिट हुई है लेटर प्ली इफ इट कंसिडर्स द डिले जस्टिफाइड, तो वो क्या कह रहे हैं एक्सेप्टेंस ऑफ प्ली में दैट दिस कोर्ट डज नॉट हैव द जुरिसडिक्शन. इतना टाइम पीरियड निकल गया, निकलने के बाद अब वो एडमिट करेंगे किस चीज की बात? कॉन्डोनेशन है ये सबसेक्शन 4, तो लिखो यहाँ पे इट इज टॉकिंग अबाउट द कॉन्डोनेशन ऑफ डिले. कॉन्डोनेशन ऑफ डिले कैसे? कॉन्डोनेशन ऑफ डिले नीचे लिखा है देखो, एडमिट अ लेटर प्ली मींस आफ्टर द टाइम पीरियड इफ इट कंसिडर्स द डिले जस्टिफाइड. अगर उनको लगता है कि डिले पे सफिशिएंट कॉज था तो वो फर्दर कंडोन कर देंगे, ये सबसेक्शन 4 में प्रोवाइड. ठीक है, इसके बाद सेक्शन 16 में ज्यादा नहीं पढ़ना, सेक्शन 17 वी हैव ऑलरेडी डन. और सेक्शन 17 में एक चीज लिख लो कि इसको 2016 में जब अमेंड किया, पोस्ट आर्बिट्रेशन was done away with. बाकी सब डिलीटेड है ना बच्चे. देखो अ पार्टी में ड्यूरिंग दी आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स है बस. पोस्ट हटा दिया, प्री हटा दिया, समझ रहे हो? 9 के साथ याद है, 9 में बिफोर, ड्यूरिंग, एट एनी टाइम आफ्टर द अवार्ड बट बिफोर इट्स एनफोर्समेंट. यहां पे क्या लिख दिया? अ पार्टी में ड्यूरिंग द आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स ओनली, बाकी सब हटा दिया, प्री भी हटा दिया, पोस्ट भी हटा दिया. अब आ जाओ चैप्टर 5 पे. चैप्टर 5 में सिंपल सेक्शन 19 और 18 बात करता है प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस की, 19 बात करता है दैट सीपीसी विल नॉट बी द गवर्निंग लॉ. सीपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट इसके ऊपर नहीं लगेगा. ठीक है, इनको खुद पावर होती है आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल्स को कि वो अपना प्रोसीजर क्रिएट कर सकते हैं. प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन क्या होगा? जैसे प्लेस ऑफ दी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं जहां पे स्टेट गवर्नमेंट डिटरमाइन करती है, यहाँ पे प्लेस कौन डिटरमाइन करेगा? यहाँ पे प्लेस डिटरमाइन करेगा पार्टीज. अगर पार्टीज फेल हो जाती हैं तो आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल कैन ऑल्सो डिसाइड. ठीक है जी. देन आ जाओ 21 में कमेंसमेंट की बात की गई है. इसका लास्ट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से. जैसे कमेंसमेंट कब से मानी जाएगी आपकी आर्बिट्रल प्रोसीडिंग की? वो कमेंस होगा ऑन द डेट ऑन विच अ रिक्वेस्ट दैट द डिस्प्यूट टू बी रेफर्ड टू आर्बिट्रेशन इज रिसीव्ड बाय रिस्पोंडेंट. तो जब एक रिक्वेस्ट रिसीव हुई थी रिस्पोंडेंट को, उस दिन से आपकी आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स कंटिन्यूइंग कमेंस्ड मानी जाएंगी. देन 22 लैंग्वेज के ऊपर भी कोर्ट्स आपस में अग्री कर सकते हैं, और अगर उसमें डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मंगाया है तो वहां पे अगर वो नहीं समझ पा रहा है लैंग्वेज को तो ट्रांसलेशन की जा सकती है. स्टेटमेंट ऑफ क्लेम एंड डिफेंस आ गया. स्टेटमेंट ऑफ क्लेम एंड डिफेंस विच मीन्स व्हाट? आपको काउंटर क्लेम लेना है, आपको रिटन स्टेटमेंट डालनी है, आपको सेट ऑफ करना है, आपको जो करना है वो यहाँ पे हम चेक करेंगे. अब वो क्या बोल रहे हैं 23 के अंदर? 23 में पहली चीज बोलते हैं कि जहां पे भी आपके आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल ने डिटरमाइन करना है पार्टीज को या पीरियड ऑफ द टाइम, क्लेमेंट क्या स्टेट करेगा अपना? क्लेमेंट मींस प्लेंटिफ अपना क्लेम बताएगा, पॉइंट्स ऑफ इश्यू बताएगा, जो रिलीफ मांगी है वो बताएगा. रिस्पोंडेंट क्या करेगा? अपनी डिफेंस देगा विद रिगार्ड टू दीज पर्टिकुलर. सेम है प्लेन एंड रिटन स्टेटमेंट की तरह है रूल्स. 23 समझ आ रहा है पुनीत? स्पीड होगी बच्चे. 23 बहुत इजी है इसलिए थोड़ी सी स्पीड की थी. 23 में क्लेमेंट जाएगा प्लेंटिफ के रूप में. तो प्लेंटिफ क्या करता है? प्लेन डालता है,
अपनी रिलीफ भी मांगता है। इन द सेम वे उसके बाद रिस्पोंडेंट मींस डिफेंडेंट, तो वो क्या देगा, अपनी रिटन स्टेटमेंट देगा। पार्टीज अपने अपने डॉक्यूमेंट्स को भी साथ के साथ सबमिट करेंगे। देन जो रिस्पोंडेंट है अगर वो चाहे तो काउंटर क्लेम और सेट ऑफ भी प्लीड कर सकता है। इसके अलावा वो कहते हैं कि अगर उनको लगता है कि वो चाहें तो बाद में अपनी अमेंड भी कर सकते हैं प्लीडिंग को, मींस अपनी स्टेटमेंट को। कहाँ लिखा है, सबसेक्शन 3 में ये चीज लिखी है। जो भी स्टेटमेंट और आपकी डिफेंस है वो कब तक कंप्लीट हो जानी चाहिए, वहां 90 दिन है ना, यहाँ पे कितने हैं, 6 मंथ्स, 6 मंथ्स में हो जानी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ हियरिंग। जैसे वहां पे ऑर्डर 18 है, यहाँ पे सेक्शन 24 है। वो क्या कह रहा है, जनरली द हियरिंग हैज टू बी डिसाइडेड बाय द आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल और आइदर बाय द पार्टीज कंसर्न। क्या दिखाएंगे, वो ये करेंगे कि वो ओरल हियरिंग कर लें। अगर उनको लगता है कि ओरल हियरिंग की जगह उन्होंने कुछ और करना है तो एविडेंसेस राइटिंग में लेंगे। डे टू डे बेसिस पे हियरिंग होगी, एडजॉर्नमेंट रेयर केसेस में अलाउड होगी। जैसे ऑर्डर 17 है, जैसे सेक्शन 309 है सीआरपीसी, सेम 24 है। ऑर्डर 18, ऑर्डर 17 एंड सेक्शन 309 सीआरपीसी सीपीसी एंड 24 वन एंड द सेम थिंग। आया ये भी समझ में? ये पता है इसलिए करा रही हूँ स्पीड में क्योंकि इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस आते नहीं है। सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि क्या ओरल हियरिंग्स कंडक्ट होती हैं, तो आप कोर्ट में भी तो ओरल हियरिंग्स होती हैं बच्चे, एविडेंसेस को हम रिकॉर्ड करते हैं। बच्चे वो आपका एविडेंस जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन आंसर फॉर्म में ले, वो नैरेटिव फॉर्म में ले सकते हैं, कंसाइज स्टेटमेंट लेके उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। जो डीप डिटेल के मैनर्स हैं एविडेंस के वो नहीं लगता, एविडेंस के अलावा स्टेजेस सेम हो जाते हैं। 25 डिफॉल्ट ऑफ अ पार्टी, वो कहते हैं जहां पे बिना शो किए सफिशिएंट कॉज क्लेमेंट अपना स्टेटमेंट ऑफ क्लेम जो 23 में था वो नहीं दे पाता 6 महीने के अंदर अंदर। ठीक है, इसके अंदर काउंटर क्लेम नहीं है, ये ध्यान रखना, क्योंकि सबसेक्शन 2 जब हम पढ़ रहे थे 2 का, तो उसमें लिखवाया था ना कि 25 की उसमें काउंटर क्लेम नहीं आएगा, वो नहीं दे पाते, या रिस्पोंडेंट अपनी स्टेटमेंट कम्युनिकेट नहीं कर पाता, तो हम क्या मान के चलेंगे कि एज इफ जो उसकी डिफेंस थी वो खत्म हो गई, फॉरफीट कर दी हमने डिफेंस, और हम उसको एक्स पार्टे प्रोसीड विद कर सकते हैं। क्लेमेंट इज द प्लेंटिफ, रिस्पोंडेंट इज द डिफेंडेंट। ठीक है, अब इसके अंदर वो कहते हैं कि फिर ऐसे केसेस में हम उसका फेलियर जो है क्या मान के चलेंगे कि उसने एडमिट कर लिया, जैसे थ्योरी ऑफ डीम्ड एडमिशंस लगाते हैं, सेम यहाँ पे क्लॉज बी में लग रही है कि हम ये मान के चलेंगे कि उसने एडमिट कर लिया, एडमिट करने के बाद उसका डिफेंस हमने फोरफीट कर दिया। जहां पे कोई भी पार्टी अपीयर नहीं करती या प्रोड्यूस नहीं करती, वो आपका आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स को कंटिन्यू भी कर सकते हैं, चाहे तो डिसमिस भी कर दे। ऑर्डर 9 जैसा है सीपीसी के, वहां पे क्या कहते हैं, इफ बोथ द पार्टीज डज नॉट मेक एन अपीयरेंस, डिसमिसल ऑफ द सूट। 25 में क्या कहते हैं कि अगर ऐसा कुछ भी है तो वो प्रोसीड विद भी कर सकते हैं और वो डिसाइड कर सकते हैं। बच्चे तो उसके नीचे देखना, एंड शेल हैव द पावर टू ट्रीट द राइट ऑफ द रिस्पोंडेंट टू फाइल सच स्टेटमेंट एज हैविंग बीन फॉरफिटेड। एक्स पार्टे आ जाएगा ना, एक्स पार्टे ऑर्डर आ जाएगा। प्रोसीड विद मींस उसकी डिफेंस नहीं है, वो ले सकता, डिफेंस का राइट खत्म। कब तक का राइट खत्म, जब तक प्रोसीडिंग चल रही है। अगर बीच में आ जाता है, सफिशिएंट कॉज दे देता है, सेम रूल्स लगेंगे, क्योंकि वो ब्रॉड प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ X26, दैट इज एक्सपोर्ट अपॉइंटमेंट बाय आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल। अगर वो आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल को लगता है तो किसी ना किसी को एक्सपोर्ट को भी हम अपॉइंट कर सकते हैं। ये सारी जगहों पे अब आ रहा है एक्सपोर्ट्स की अपॉइंटमेंट। क्या एक्सपर्ट को क्रॉस एग्जामिन किया जा सकता है? द आंसर इज यस। क्या उसका जो डॉक्यूमेंट है वो ओपन फॉर इंस्पेक्शन है? यस, उसका जो डॉक्यूमेंट है वो भी ओपन फॉर इंस्पेक्शन है। 27 सेक्शन बोलता है आपको कोर्ट की असिस्टेंस इन टेकिंग एविडेंस। कोर्ट की असिस्टेंस कैसे लोगे बच्चे इन एविडेंस? काइंड ऑफ कमीशंस के थ्रू। काइंड ऑफ कोर्ट की असिस्टेंस मींस, अभी पूछा भानु ने कि मैम इंडियन एविडेंस एक्ट तो लगता नहीं, तो हम इसका एविडेंस कैसे लेंगे? तो वहां पे वो कोर्ट को अप्लाई करेंगे कि जी कुछ कुछ चीजों में आप हमें हेल्प करो कि एविडेंस किस मैनर में लिया जाता है, इफ दैट पर्सन डज नॉट हैव अ लीगल बैकग्राउंड, और इवन इफ ही डज हैव तो उसने वो देखी नहीं है प्रोसीडिंग्स, तो कोर्ट की हेल्प ली जा सकती है, हम असिस्टेंस ले सकते हैं। जब भी कोर्ट को अगर लगता है अपनी कॉम्पिटेंस में एज पर द रूल्स, वो एग्जीक्यूट करेगा रिक्वेस्ट और वो उस हिसाब से प्रोवाइड करेगा कि एविडेंस आप इस मैनर में ले सकते हो। समन्स वगैरह जो भी प्रोसेसेस होते हैं वो प्रोसेसेस भी कोर्ट इशू करेगा, किसको? इनकी विटनेसेस को, कि जी हमें इस पर्सन को बुलाना है और इसको एग्जामिन करना है। वो सारी चीजें 27 में आएंगी। अब ध्यान से समझो।
हमने 14 से शुरू किया था। 14 अभी सिर्फ आर्बिट्रेटर की अपॉइंटमेंट की ही बात कर रहा था। 10 से लेके 15 तक अपॉइंटमेंट की बात करते हैं, ठीक है। 10वां कहता है ऑड नंबर होना चाहिए, इवन नंबर नहीं होना चाहिए। 11 में ग्राउंड्स दे दिए बहुत सारे कि इसके हिसाब से ऐसे ऐसे ही आर्बिट्रेटर आप अपॉइंट करोगे, चाहे वो 16 आर्बिट्रेटर हो, चाहे वो आपका एक से ज्यादा 2 या 3 आर्बिट्रेटर्स। उसके अलावा अगर आपको जो भी आर्बिट्रेटर आपने अपॉइंट करना है आप प्रोसीजर नहीं फॉलो कर पाए तो आप आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल को बोल दो। अगर वो भी नहीं कर पाए तो आपकी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन के बेसिस पे वो प्रोसीजर लेट डाउन करेंगे। 12 कहता है कि अगर आपको चैलेंज करना है कि जी ये सही तरीके से आर्बिट्रेटर अपॉइंट नहीं हुआ है, ये तो इन एलिजिबल है, तो फिर हम सेक्शन 12 में ग्राउंड्स देखेंगे चैलेंज करने के। एंड 13 और 14 और 15 में हम उसको चैलेंज करेंगे। 13 में जो हमने ग्राउंड्स दे रखे हैं कि जी ये इनएलिजिबल क्यों बना, 14 में वो फेल हो जाता है, वो एक्ट नहीं कर पाता, 15 में एडिशनल पॉइंट्स अपार्ट फ्रॉम 13 14 में हमने ये पढ़ा, ठीक है। इसमें सेक्शन 12 सब सेक्शन 5 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट विच वाज डीलिंग विद द न्यूट्रलिटी क्लॉज, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके ऊपर केसेस हैं, यू विल गेट दैट। उसके बाद आ जाओ, आपका आया 16 एक अलग से जो प्रोविजन था 16-17, वो क्या बात कर रहे थे, 16 सेक्शन बात कर रहा था आपकी कॉम्पिटेंस विद रिगार्ड टू द jurisdiction. If you have to take an objection, you must take an objection as the earliest possible opportunity, right? In case if the arbitral tribunal doesn't have the jurisdiction or exceeded its jurisdiction, once it has been accepted at a later stage, there can be a condonation which can be allowed. 17 is which we read yesterday only with section 9, which deals with that after the amendment in the year 2016, post and pre award has been done away with. It is only during the arbitral proceeding that the interim measures by the arbitral tribunal can be taken. Which is more broad? Section 9 is more broad as compared to section 17, right? Because section 17 is one aspect in which the arbitral tribunal has the right to pass interlocutory orders. Section 9 deals with the whole aspects by the court to pass the interlocutory orders. Next, अब आ जाओ, जो अगला चैप्टर आया that was dealing with section 18 till 27. 18 was a general declaration of the principles of natural justice that we must give equal treatment to everyone. 19 says that CPC and Indian Evidence Act strictly cannot be followed. Strictly है बच्चे इसका मतलब, क्योंकि जो broad principles आपके प्रोसीजर के हैं वो तो हम सबको फॉलो करने पड़ेंगे, इवन दो आपका वो प्रोसीजरल लॉ नहीं लगता उसमें, ठीक है। सो स्ट्रिक्टली इट कैन नॉट बी फॉलोड, ये 19 की बात थी। इसके बाद सेक्शन 20 क्या कहता था, place of arbitration that is to be done by the parties concerned. Then it is your commencement. Commencement here means arbitral tribunal from which date? When the respondent has received notice of the same, from that date your arbitral proceedings shall be said to have commenced. 22 says language. Language is to be done by the parties or by the arbitral tribunal as the case may be. Statements and claim has the direct linkage or bearing with order 6, 7 and 8 with respect to your plaint and written statement. So if the plaintiff, here the claimant and the plaintiff is one and the same. So when we are talking about the claimant here means plaintiff, who has to write 3 things in his or her statement. What are these 3 things? The claimant shall state the facts. Second, points of issue. Third, relief or remedy. What about the respondent? He will reply these things particularly. Can he also plead, respondent, the counterclaim and the set off? Yes, he can plead the counterclaim and set off. Can he amend his statement or claim? The answer is yes. The person can amend statement and claim in the same manner as we used to do under CPC under order 6 rule 17. Then आ जाओ इसके बाद 24. 24 is the hearings and the written proceedings. Hearings has to be on day-to-day basis. Likewise, we done under order 17 of the CPC, and with regard to your order 18, that it should be from the claimant side that it should begin. Right to begin किसका होगा? Claimant का. और इसके अलावा oral hearing होगी unless and until the party decides. 25, if there is a default of the party concerned, either party, if there is a default on the part of the claimant, the arbitral tribunal has the power to terminate the proceeding, which means similar to order 9 wherein dismissal can be done on the default of the plaintiff. If there is a default on the part of the respondent, if he fails to communicate, the arbitral tribunal continue with the proceedings.
Without treating, it is the discretion. Without treating, either they may consider it as admissions, either they may not consider it as admissions, and they may give you the option of asking the claimant कि आप मुझे बताओ कि ये सही है या नहीं है. जैसे आपका ऑर्डर 8 लगता है. ऑर्डर 8 में थियरी ऑफ डीम्ड एडमिशंस है. ऑर्डर 8 में एक्स पार्टे प्रोसीडिंग्स भी है, एक्स पार्टे डिक्री भी है. यहां पे प्रोसीडिंग्स की बात कर रहे हैं, डिक्री की बात नहीं कर रहे. तो मैं चाहूं तो मैं एडमिट ना करूं, मैं ये भी तो कर सकती हूँ ना कि थ्योरी ऑफ डीम्ड एडमिशन मैंने उस केस में, वहां तो स्ट्रिक्ट लॉ है, यहाँ स्ट्रिक्ट नहीं है, नहीं लगाया क्योंकि स्ट्रिक्टेस्ट लॉ सीपीसी यहाँ एप्लीकेबल नहीं है. ब्रॉड प्रिंसिपल में मेरी मर्जी एज एन आर्बिट्रेटर, मैं तुम्हारी चीज अगर ये फेल हो गया एज रिस्पॉन्डेंट्स तो मैं उसको एडमिट मानूं या ना मानूं, लेकिन मैं एक्स पार्टे प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सकती. जब मैं करूंगी स्टार्ट, तो जब तक ये लोग नहीं आए तब तक डिफेंस नहीं देंगे. इसके बाद अगर ये आगे जो वैलिड ग्राउंड देंगे तो मैं डिफेंस ले सकती हूँ फर्दर आस्पेक्ट. हाँ जी, 25 में नहीं कर सकते. जब सीपीसी एप्लीकेबल नहीं है तो रेस्ट्रिक्टिव काटा नहीं होगा. यहाँ पे होगा तो स्पेसिफिक बार लगेगा जो इसमें प्रोवाइडेड होगा, अदरवाइज नहीं. नीदर द ब्रॉड प्रिंसिपल ऑफ रेस्ट्रिक्टिव काटा इन दैट. Right? Next is expert appointment. Who can appoint an expert? The arbitral tribunal can appoint an expert. Then can we take the assistance of the courts? Yes. In what purpose? For issuing of the process, for taking the recording of the evidences, in every manner we can take the assistance of the court. Next आजो chapter 6, that is your rules applicable to the substance of dispute. ठीक है, इसको समझना थोड़ा सा. It says, where the place of arbitration is situated in India, in an arbitration which is other than international commercial arbitration, the tribunal shall decide the dispute in accordance with the substantive law which is applicable in India. मतलब yes, very right. According to the Contract Act, lex loci, या इसको हम ये बोलें कि अगर आपका कोई भी आर्बिट्रेशन का मैटर है जिसके अंदर आपका इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन के अलावा वाला मैटर है तो वो इंडियन लॉ से डिसाइड होगा, सब्सटैंटिव लॉ देखेंगे. अगर वो इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन का मैटर है तो वो डिसाइड करेगा विद रिगार्ड टू द लॉ विच इज एप्लीकेबल टू द सब्सटेंस ऑफ डिस्प्यूट. Designation by the parties of the law or the legal system of a given country shall be understood as directly referring to that country's substantive laws. Failing any designation by the parties, they will apply the laws as they consider it appropriate. Which means कि अगर इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन का कोई भी लॉ है तो उस केसेस में या तो पार्टीज बता दें, डेजिग्नेट कर दें कि जी ये लॉ अप्लाई कर लो. अगर वो डेजिग्नेट करने में फेल हो जाते हैं तो जो लॉ आर्बिट्रेटर को सूट करेगा, उसको लगेगा कि ये बेस्ट सूटेबल है आप दोनों के डिस्प्यूट के लिए, तो वो वाला लॉ यहाँ पे लगवाएगा. सब सेक्शन 2 को कई बार वो पूछ लेते हैं. किसमें? फर्स्ट और सेकंड में बच्चे ऊपर डेजिग्नेटेड बाय द पार्टीज जो एप्लीकेबल होगा, नीचे डेजिग्नेशन किसी भी तरीके से पार्टीज कर सकती हैं लॉ या लीगल सिस्टम ऑफ अ गिवन कंट्री. तो ऊपर वाले में डेजिग्नेटेड है, क्लॉज में लिखा हुआ है, नीचे वाले में वो बाद में डेजिग्नेट कर रहे हैं तब सबसेक्शन 2 है. अब इस क्लॉज 2 है. सबसेक्शन 2 का ये जो मैक्सिम है इसको बस ध्यान से समझ लेना. द आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल शैल डिसाइड एक्स एको एट बोनो, मींस with the benefit of or for the welfare of the public, or as amiable compositor. Amiable compositor means amicably हम लोग through सेटलमेंट कॉम्प्रोमाइज करेंगे, इसका ये मीनिंग है इसमें. तो आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल विदाउट एनी डिस्प्यूट फॉर द वेलफेयर ऑफ द पब्लिक करेगा, फॉर द वेलफेयर ऑफ द पब्लिक गुड करेगा, जिसको हम बोलते हैं एक्स एको बोनो. बोनो मीन्स प्रो बोनो. पब्लिक को क्या होता है? फॉर द बेनिफिट ऑफ द पब्लिक. Same here. An amiable compositor means that the composition deed, जो compromise deed बनेगी वो amicably बनेगी, settlement के हिसाब से बनेगी और without any dispute बनेगी. Ex equo et bono means for the benefit of the parties. Parties कर लो. For the benefit of the parties. Amiable compositor means generally that they will go in for the settlement amicably. विधि अब तो स्पीड नहीं लग रही है ही नहीं, विधि चली गई. हाँ
अब आ जाओ 29 आप आराम से इसको पढ़ लेना। उसमें ये बोलते हैं कि डिसीजन विल बी बाय द मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स। जैसे हम वहां पे पढ़ते हैं कि डिसीजन कौन लेगा, मेजोरिटी या यूनानिमस आ जाए, तो यहाँ पे भी यूनानिमस आ जाए या मेजोरिटी डिसीजन। These all 29A, they have been added by 2016 Amendment Act, which says that time limit for arbitral award. ये अभी आया है। इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट को छोड़ के जो टाइम लिमिट इन्होंने सेट की है वो 12 मंथ्स है, विच इज फर्दर एक्सटेंडेबल फॉर 6 मंथ्स मोर, मतलब टोटल 18 महीने। जनरल रूल 12 महीने के अंदर अंदर डिसाइड करो, लेकिन फर्दर एक्सटेंडेबल अप टिल 6 मंथ्स। क्या ऐसे केस में जो डिले है, और अगर वो डिले आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल के कारण है, तो क्या हम आर्बिट्रेटर की फीस को रिड्यूस कर सकते हैं? द आंसर इज यस। उसकी सैलरी को 5% पर मंथ के हिसाब से हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो हम 5% के हिसाब से रिड्यूस करेंगे। क्या हम उसके ऊपर कोई एग्जाम्पलरी कॉस्ट भी लगा सकते हैं? अगर कोर्ट चाहे तो कोई भी कॉस्ट किसी भी पार्टी पे लगा सकता है। द आंसर इज यस। जैसे हम सेक्शन 35B CPC पढ़ते हैं, वैसे ही यहाँ पे ओपन होगा कोर्ट के लिए कि वो चाहे तो एग्जाम्पलरी कॉस्ट भी लगा दे। क्या हम फर्दर एक्सटेंशन ले सकते हैं? जब हमने एक एप्लीकेशन डाली थी कि जी पार्टीज को कि हमें टाइम दिया जाए, और वो टाइम किस लिए दिया जाए कि जी ये 12 महीने के अंदर अंदर ये कवर अप नहीं किया जा सकता और हमें ये मैटर्स को डिसाइड करना है, तो उस केसेस के अंदर वो फर्दर 60 डेज की एक्सटेंशन लगा सकते हैं। किसके लिए? कि जो भी ये एप्लीकेशन डिस्पोज ऑफ की जाएगी, जो एप्लीकेशन कोर्ट में लगाई गई है, वो एप्लीकेशन विद इन 60 डेज होगी। तो इसका सिंपल लॉजिक समझ लेना। What is the general time limit for making an arbitral award? 12 months. Further extendable up till 6 months. If there has been some delay attributed to the arbitral tribunal, the arbiter will have to suffer the losses of 5% per month from his or her salary. Next, can the court impose compensatory cost? The answer is yes. If any application under section 29A has been made to court, that application must be disposed of within 60 days. 29B is a fast track procedure. Fast track procedure. They are saying that the parties to the arbitration agreement at any stage before or at the time of appointment of the arbitral tribunal अग्री इन राइटिंग कि वो फास्ट ट्रैक प्रोसीजर को ऑप्ट करना चाहते हैं। फास्ट ट्रैक प्रोसीजर में जो मैटर होगा बच्चे वो 6 महीने के अंदर अंदर डिसाइड होगा। जैसे आपका 125 की मेंटेनेंस, सेक्शन 18 हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट की मेंटेनेंस, दोनों में सबसे ज्यादा पहले कौन चलेगी? 125 वाली। ऐसे ही आपको 29A में जाना है कि 29B में जाना है, फास्ट ट्रैक प्रोसीजर है, तो आप 6 महीने के अंदर अंदर इसका अवार्ड जो है वो पास करेगा ही करेगा। बट यू मस्ट अग्री इन राइटिंग। इफ यू आर प्रोसीडिंग इट एंड गिविंग द टाइम, तो आप अग्रीमेंट दोगे इन राइटिंग कि जी हम अग्री करते हैं म्यूचुअली, और हम ये चाहते हैं कि हमारा प्रोसीजर फास्ट ट्रैक में डेल्ट विद हो। अब आ जाओ सेटलमेंट के ऊपर। सेटलमेंट में वो क्या करना चाहते हैं? दे विल गो इन फॉर द सेटलमेंट बाय वे ऑफ आर्बिट्रेशन, by using mediation, conciliation or any other procedures that may be ADR mechanism. जब भी ये सेटल करेंगे, पार्टीज जब भी सेटल करेगी, तो वो वहां पे आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल जो है, ड्यूरिंग द आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल्स पार्टी सेटल द डिस्प्यूट्स, तो आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल उसको टर्मिनेट कर देगा प्रोसीडिंग्स को। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने मीडिएशन से, कंसिलिएशन से अपना मैटर सेटल कर लिया। जैसे ही टर्मिनेट होगा और अगर ऑब्जेक्ट नहीं किया किसी भी पार्टीज ने या आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल ने, वो रिकॉर्ड ऑफ द सेटलमेंट करेंगे। क्या ये सिमिलर है ऑर्डर 23 के साथ? विड्रॉल, कॉम्प्रोमाइज, कॉम्प्रोमाइज का जो रूल 3 है उसके साथ है। वो क्या कहते हैं? कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, रिकॉर्ड ऑफ द टर्म्स ऑफ सेटलमेंट हम करेंगे। सेक्शन 89 ध्यान से देखो तो उसमें भी तो यही है, दे विल फॉर्मुलेट एंड रीफॉर्मुलेट द सेटलमेंट रीजंस। यहाँ पे भी सेम ही है। 30 मीन्स कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज के लिए आपको सेटलमेंट करनी पड़ेगी, और अगर कॉम्प्रोमाइज किसी भी मेथड से हुआ है आर्बिट्रेशन के अलावा, तो फिर उस केसेस में आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स वहीं पे रुक जाएंगी। समझ में आया? देन आ जाओ 31, फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड। जजमेंट्स हैं, जजमेंट्स ऑर्डर 20 में है। जजमेंट कितने कैसे होनी चाहिए? इन राइटिंग, है ना, होती है जजमेंट, मस्ट बी साइन। सेम रूल्स है यहाँ पे। इन राइटिंग शैल बी साइन बाय द मेंबर्स ऑफ द आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल। समझ में आ रहा है? स्पीड ज्यादा है। And the sign will be the sign of the majorities, and it must be a reasoned order. Arbitral award also includes an interim award. Interim award here means, और वहां पे terminology interlocutory और interim orders.
देन इसके बाद अगर आप चाहो तो इनमें वो कहते हैं, नीचे देखो सबसेक्शन 7 का क्लॉज ए और बी पढ़ रही हूँ मैं इसके लिए, unless otherwise agreed by the parties wherein and so far as an arbitral award is for the payment of money, the arbitral tribunal may include in the sum for which the award is made interest at the rate as it deems reasonable on the whole or part of money for the whole or any part of the period. So can an arbitral award also impose interest upon you? Likewise 34 CPC, 34 CPC में इंटरेस्ट लगाया जा सकता है फ्रॉम द डेट ऑफ द पासिंग ऑफ द डिक्री और ड्यूरिंग द पेडेंसी ऑफ द सूट और बिफोर द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट। तीन जगहों पे इंटरेस्ट लगता है। इन द सेम मैनर क्या यहाँ पे भी इंटरेस्ट लग सकता है? द आंसर इज यस, इंटरेस्ट यहाँ पे भी लग सकता है। इंटरेस्ट के साथ साथ क्या वो चाहें तो हायर अवार्ड जो है करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट से लगा सकते हैं, वो कहते हैं कर सकते हैं, लेकिन कितना? 2% मैक्सिमम एडिशनल रखेंगे। अगर 7.5 रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है इस टाइम पे तो 2% उसका और एडिशनल वो कर सकते हैं, इससे बियॉन्ड वो यहाँ पे नहीं करेंगे। दिस इज अबाउट दी आर्बिट्रल अवार्ड। देन आ जाओ 31A इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी रेड विद। 32 पे आ जाओ। 32 आदि टर्मिनेशन ऑफ प्रोसीडिंग्स। आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स टर्मिनेट कब होगी? या तो कॉम्पोजिशन होगी, जैसे अभी हमने पढ़ा था सेटलमेंट होगी, या आर्बिट्रल अवार्ड आ गया होगा। दोनों में से कुछ भी ऐसा हो तो वो आपका टर्मिनेट हो जाएगी। या फिर ऐसे केसेस के अंदर अगर आर्बिट्रल अवार्ड एक इशू कर रहा है टर्मिनेशन का, तो क्लेमेंट ने अगर अपना क्लेम विड्रॉ कर लिया है, क्लेमेंट है बच्चे, ये क्लेमेंट कभी भी काउंटर क्लेम नहीं करता, इसीलिए यहाँ पे काउंटर क्लेम को हटा दिया। ठीक है, क्लेमेंट ने काउंटर क्लेम नहीं मांगा इसके अंदर। रिस्पोंडेंट जब तक ऑब्जेक्ट नहीं करता फाइनल सेटलमेंट में, पार्टीज अग्री कर जाती हैं दोनों की दोनों, या आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल को खुद ऐसा लगता है कि कंटिन्यूएंस नहीं होनी चाहिए आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स की, तो भी वहां पे आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल इश्यू करेगा ऑर्डर को, किनको? टू द पार्टीज कंसर्न कि जी हम आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। Correction and interpretation of award and additional award must be done within 30 days. Likewise, we've done under section 152 of the CPC, wherein typographical errors must be checked. 152, 153 पढ़ा है ना हमने, सेम ये रूल है आपका। 152, 153 के जैसा 33 सेक्शन है आपका, जो कहता है कि जो भी करेक्शन होनी है वो 30 दिन के अंदर अंदर होनी। इसमें डेज और इसकी मार्जिनल हेडिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आ जाओ, क्या वो खुद भी आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल करेक्ट कर सकता है एरर स्यूमोटो? द आंसर इज यस, वो स्यूमोटो भी इसको करेक्ट कर सकता है। अगर आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल को लगता है कि सब सेक्शन 4 में जो रिक्वेस्ट दी गई थी, वो रिक्वेस्ट के अंदर जो 30 डेज में दी गई थी, तो फिर वो आर्बिट्रल एडिशनल अवार्ड पास करेगा, और वो जो एडिशनल आर्बिट्रल अवार्ड पास करेगा वो 60 डेज में करेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो मिस कर गया था, कुछ लिख नहीं पाया। जैसे हमने सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एंड डैमेजेस डाला, नॉर्मल ध्यान से समझना कि डैमेजेस कोर्ट ने ग्रांट नहीं की। अगर तो कोर्ट ने ग्रांट नहीं की, इट इज डीम टू हैव बीन रिफ्यूज्ड। बट हियर इफ इट इज कि उन्होंने बोला था जजमेंट प्रोनाउंस करते हुए, लिखना भूल गए, तो आप उसको अमेंड कराओगे, तो वो एडिशनल अवार्ड बनेगा। एडिशनल अवार्ड जिस दिन एप्लीकेशन दी उस दिन से 60 दिन के अंदर अंदर वो एडिशनल अवार्ड पास करेगा। 33 समझ में आया? Mandatory is speaking order necessary in case of compromise. Yes, Bharvi, it is. मैक्सिम बच्चे जो 2 हैं उनका मीनिंग मैं अभी भिजवा दूंगी आपको ग्रुप में। हाँ जी, 3। अब इसको रिवाइज करते हैं। 28 से हमने अलग से चैप्टर पढ़ा था जो कहां तक जा रहा है? 33 तक। ठीक है, 28 क्या बोलता है आपके रूल्स? बोलो, पढ़ो, मार्जिनल हेडिंग 2। मतलब सब्सटेंटिव लॉ लगेगा। अगर इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन का मैटर नहीं है, इंडियन सब्सटेंटिव लॉ लगेगा। अगर इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन का मैटर है तो वो सब्सटेंटिव लॉ किसका लगेगा? जो कंट्री को वो डेजिग्नेट करेंगे पार्टीज। ठीक है, दैट इज 28। 29 आपकी बात करता है, मतलब डिसीजन मस्ट बी बाय मेजॉरिटी और यूनानिमस, इसके अलावा नहीं होता। ये 1 लाइंस हैं जो मैं बता रही हूँ, जो रटने पड़ेंगे आपको। ठीक है, 29A कहता है टाइम लिमिट है। टाइम लिमिट कितनी है? 12 महीने, एक्सटेंडेबल 6 मंथ्स, और एप्लीकेशन कोर्ट को कोई भी लगेगी 60 दिन के अंदर अंदर एप्लीकेशन डिस्पोज होगी। 5% इसका जो है अब आर्बिट्रेटर के ऊपर फीस लग सकती है, मतलब उसका इंटरेस्ट लग सकता है, एंड 35B के हिसाब से एग्जाम्पलरी कॉस्ट भी लग सकती है। 29B अगर दोनों पार्टीज अग्री करती हैं, इन राइटिंग वो देती हैं, तो फास्ट ट्रैक प्रोसीजर में 6 महीने के अंदर अंदर मैटर डिसाइड हो जाएगा। देन 30 कहता है सेटलमेंट।
सेटलमेंट किस चीज की? कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, तो जैसे ड्यूरिंग द आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स हो गया, उसी टाइम पे वो उसको वहीं पे रोक देंगे। अब आ जाओ 31। फॉर्म एंड कंटेंट मींस राइटिंग में होना चाहिए, साइंड होना चाहिए, उसकी डिटेल मेंशन करोगे। अगर आपने उसकी डिटेल मेंशन नहीं की है तो हम उसकी करेक्शंस में आगे जाएंगे, विच इज 33। अब आ जाओ 32। 32 भी रह गया ना हमारा। टर्मिनेशन ऑफ प्रोसीडिंग्स। टर्मिनेशन ऑफ प्रोसीडिंग्स में अगर तो वो टर्मिनेट हो गई हैं क्योंकि आर्बिट्रल अवार्ड आ चुका है, या आपने कॉम्प्रोमाइज कर दिया, या कोर्ट को लगता है कि जी मैं फर्दर कंटिन्यू नहीं करना चाहता, या आप लोग अपना क्लेम विड्रॉ कर लेते हैं, तो इन एनी ऑफ द टर्म्स आपका आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स को हम टर्मिनेट कर देंगे। 33 में जैसे हम 152 सीपीसी पढ़ते हैं, हम करेक्शंस करेंगे। करेक्शंस के बाद अगर एडिशनल अवार्ड आना है तो कितने दिन में आएगा? 60 डेज में एडिशनल अवार्ड आएगा। बाकी सब 30 दिन की बात कर रहे हैं। क्लियर? अब आ जाओ आगे। कुछ रटा भी जा रहा है यहाँ पे कि तुम्हें सिर्फ अभी शर्मो शर्मी तो मुझे कह रहे हो कि ये क्लियर है? समझ में आया है बच्चे? ये इससे भी सी अदरवाइज आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट जनरली टेक्स फॉर 4 to 5 लेक्चर्स इवन फॉर रैपिड रिवीजन, बट वी हैव टू वाइंड अप इन 2 लेक्चर्स। तो इसमें सिर्फ जो जो मेन चीज है वही पढ़ाई जा रही है और वही इंपॉर्टेंट है। जो वर्ड्स क्लास में बोल दिए मैंने आपको, वो वर्ड्स आप ये समझ लेना कि पेपर उसी में से है। ठीक है, पेपर उसी में से, क्योंकि उसी में से आएंगे। जो वर्ड्स मैंने बोले हैं ना, उसको बाद में सेंटेंस फॉर्म में पढ़ लेना, बस वर्ड्स पे नहीं आएगा, बट सेंटेंस फॉर्म में यही आएगा। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट चैप्टर इज 34, विच मीन सेक्शन विच सेज एप्लीकेशन फॉर सेटिंग असाइड द अवार्ड। हमेशा बाय वे ऑफ एन एप्लीकेशन होगा, सी मोटो नहीं होगा। कब कब आर्बिट्रल अवार्ड सेट असाइड किया जा सकता है? अगर कोर्ट को प्रूफ कर दो आप कि जो पार्टी एप्लीकेशन डाल रही है वो किसी इनकैपेसिटी में थी, जो आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट हुआ था वो वैलिड नहीं था एज पर लॉ। ठीक है जी। नेक्स्ट वो कहते हैं कि कोई भी नोटिस ऑफ अपॉइंटमेंट आर्बिट्रेटर का दिया नहीं गया था। आर्बिट्रल अवार्ड जो है दैट डील्स विद द डिस्प्यूट नॉट अ पार्ट ऑफ द आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट। हमने फिर इसके बाद डॉक्ट्रिन ऑफ स्वेरेबिलिटी लगानी चाहिए थी, हमने लगाई नहीं। जो कॉम्पोजिशन थी आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स प्रोसीजर जो था दैट वाज नॉट एज पर लॉ। अगर ऐसा कुछ भी हुआ है तो हम उसको सेट असाइड कराएंगे। इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन 1 पे क्वेश्चन बनता है। एक्सप्लेनेशन 1 पे जो क्वेश्चन है वो ये है, फॉर द अवॉइडेंस ऑफ एनी डाउट इट इज क्लैरिफाइड दैट एन अवार्ड इज इन कन्फ्लिक्ट विद द पब्लिक पॉलिसी ऑफ इंडिया। अगर वो पब्लिक पॉलिसी ऑफ इंडिया के अगेंस्ट है, the making of the award was induced, affected by fraud, corruption or was in violation of 75 और 81, पीछे वाले अभी हम पढ़ेंगे, कॉन्फिडेंशियलिटी को इफेक्ट कर दिया या कुछ भी है, या इफ इट इज इन कॉन्ट्रावेंशन विद द फंडामेंटल पॉलिसी ऑफ इंडियन लॉ। फंडामेंटल पॉलिसी ऑफ इंडियन लॉ को अंडरलाइन करो, इसमें लिखो पेटेंट इलीगैलिटी। वो पूछते हैं व्हाट इज द पेटेंट इलीगैलिटी क्लॉज? दैट क्लॉज इज आपका ये वाला एक्सप्लेनेशन 1 का क्लॉज 2, patent illegality clause. So patent illegality clause means it is in contravention with the fundamental policy of Indian law, or either it is against the basic notions of morality or justice. And इसके साथ साथ वो और क्या क्लैरिफाई कर रहे हैं नीचे एक्सप्लेनेशन 2 में, दैट फॉर द टेस्ट एज टू वेदर देयर इज अ कॉन्ट्रावेंशन विद द फंडामेंटल पॉलिसी ऑफ द इंडियन लॉ शैल नॉट एंटेल अ रिव्यू on the merits of the dispute. Means they can still review the merits of the dispute. साथ के साथ वो ये भी देखेंगे कि क्या यहाँ पे पब्लिक पॉलिसी ऑफ इंडिया को कहीं ना कहीं पे वायलेट किया है। अगर पब्लिक पॉलिसी वायलेटेड है तो हम उसको सेट असाइड कराएंगे। देखो नीचे लिखा है 2A, कैपिटल 2A, इट सेज एन आर्बिट्रल अवार्ड अराइजिंग आउट ऑफ आर्बिट्रेशंस अदर देन इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन, अंडरलाइन, may also be set aside by the court if the court finds that the award is vitiated by patent illegality. And clause 2 was an example of patent illegality of explanation 1. Contravention with the fundamental policy, फंडामेंटल राइट की कॉन्ट्रावेंशन में अगर कुछ भी है तो ये तो पेटेंट इलीगैलिटी है बच्चे, है। और अगर आपके लॉ के कोई भी लॉ के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है, मींस यू हैव एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ माइनर, whether it is patent defect or not, पेटेंट इलीगैलिटी है, तो ये पेटेंट इलीगैलिटी पे क्या आपका आर्बिट्रल अवार्ड सेट असाइड किया जा सकता है। नंदिनी नहीं समझ में आ रहा ना बच्चे? रीड तो करना पड़ेगा। एप्लीकेशन फॉर सेटिंग असाइड शैल बी मेड विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months। ठीक है, may not be made after 3 months have elapsed from the date on which the party making an application had received the arbitral award. So what is the limitation period? What is the limitation period?
3 months. Can it be condoned and can it be further extended? The answer is yes, 30 more days. लिखा है प्रोवाइजो में कि 30 more days में किया जा सकता है. Can an arbitral tribunal give additional award if certain issue remains undecided? Yes, वो आपको दे सकता है. Notice must be given to the opposite party before going or filing any of the application for setting aside. क्यों? रूल सेम है बच्चे. क्या मैं एप्लीकेशन लगा रही हूं फॉर सेटिंग असाइड एक्स पार्टी डिक्री, ठीक है, क्या उसके लिए ऑपोजिट पार्टी को नोटिस जाता है? जाता है, तो यहाँ पे भी तो जाएगा. सेम रूल्स हैं, आप इसको पढ़ते नहीं हो क्योंकि इसके सब सेक्शंस बहुत ज्यादा है, तो आपके लिए बोरिंग हो जाता है. इफ यू कैन रिलेट इट विद सीपीसी इट बिकम्स वेरी इजी. द प्रोसीजर इज द सेम. Instead of going for the arbitral award setting aside, you are supposingly, presumingly going for the setting aside of an ex parte decree. Same rules लगेंगे. वहां पे कितने टाइम में ex parte decree set aside होती है वो कोर्ट डिसाइड करेगा. यहाँ पे 3 महीने के अंदर एप्लीकेशन डालनी है, एट द मैक्स 30 दिन और एक्सटेंड हो सकते हैं, और इसका जो आपका आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल है वो इसको जब सेट असाइड करेगा तो नोटिस ऑपोजिट पार्टी को देगा. और जो भी एप्लीकेशन इस सेक्शन में सेटिंग असाइड किया उसका भी टाइम पीरियड है, कितने दिन में डिस्पोज ऑफ होगी? 1 साल में. मतलब एप्लीकेशन आज लगी थी सेटिंग असाइड की. अब ध्यान से सुनो प्रोसीजर. आज सौरभ ने एप्लीकेशन लगाई फॉर सेटिंग असाइड ऑफ द आर्बिट्रल अवार्ड. आज से पहले 3 महीने आर्बिट्रल अवार्ड को हो चुके होने चाहिए. विद इन 3 मंथ्स करेगा या एट द मैक्स 30 और डेज हो जाएंगे, मींस 4 मंथ्स. तो 4 मंथ्स के अंदर अंदर इसने एप्लीकेशन लगा दी विच इज विद इन द लिमिटेशन पीरियड. 30 दिन के लिए तो फिर आपको कॉन्डोनेशन लेनी पड़ेगी, 3 महीने करो. उसके बाद जैसे इसने एप्लीकेशन लगाई, इसको नोटिस देना पड़ेगा एफिडेविट के साथ, टेंडर करना पड़ेगा किसको? ऑपोजिट पार्टी को. अब ऑपोजिट पार्टी को जब ये नोटिस देगा वो मैंडेटरी है. देने के बाद आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल जो है 1 साल के अंदर अंदर इस पर्टिकुलर कोर्ट जो है इस 1 साल के अंदर अंदर ये डिसाइड करेगा कि आर्बिट्रल अवार्ड को सेट किया जाए या ना किया जाए. मींस द एप्लीकेशन फाइल्ड बाय सौरभ मस्ट बी डिस्पोज्ड ऑफ विद इन 1 ईयर. ठीक, क्लियर है? 34 की ये कुछ चीजें आएंगी आपको पूछने के लिए. पेटेंट इलीगैलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. इलीगैलिटी है तब भी बच्चे एप्लीकेशन डलेगी. अब फाइनलिटी ऑफ द आर्बिट्रल अवार्ड. Arbitral awards are final and binding on the parties. Means the arbitral awards are the awards in rem or the awards in personam. They are the awards in personam, not in rem. 36 enforcement. Enforcement likewise order 21. जैसे ऑर्डर 21 में एनफोर्समेंट होती है ऐसे ही यहाँ पे एनफोर्समेंट होगी. वहां पे एग्जीक्यूशन होती है डिक्री की, यहाँ पे एग्जीक्यूशन हो रहा है जिसको हम एनफोर्समेंट का नाम दे रहे हैं आपके आर्बिट्रल अवार्ड का. इसको लिखो रेड विद रूल 30 ऑफ ऑर्डर 21. रेड विद रूल 30 ऑफ ऑर्डर 21 36 को. Another question जो आप लोगों से पूछना है, इसको भी मैं लिंक करूंगी, हिंट दे देती हूँ. ऑर्डर 41 रूल 5. ठीक है. अब क्वेश्चन, just because Saurav has filed an application for the setting aside of an ex parte arbitral tribunal, is it necessary that the enforcement will be suspended or stayed for that time period? No. क्या एक एग्जीक्यूशन में अगर आप जाते हो मैडम और मैं अपील में चली जाती हूँ, क्या अपील स्टे हो जाएगी ऑटोमेटिक क्या एग्जीक्यूशन स्टे हो जाएगी ऑटोमेटिक जस्ट बिकॉज आई हैव प्रेफर्ड एन अपील? No. In the same way, if he has preferred for setting aside of the arbitral award and you are going for the enforcement will not be an automatic stay, rather उसके लिए उसको stay लेना पड़ेगा. This is about 36. 37 is आपके appealable orders that you must cram for your PT. Must cram. These are the appealable orders. Orders appealable कहाँ हैं? Order 43 में है. यहाँ पे appealable orders हैं. आपने refuse कर दिया था पार्टी को कि हम रेफर नहीं करेंगे. Section 8 में हमने पढ़ा था जुडिशियल अथॉरिटी रेफर कर देगी एक पार्टी को आर्बिट्रेशन में. अगर उसने रिफ्यूज कर दिया और उसमें जगह थी, क्लॉज था, तब आप उसके अगेंस्ट अपील में जा सकते हो. अगर आपका सेक्शन 9 में कोर्ट ने मना कर दिया कि मैं इंटरिम मेजर्स नहीं पास करूंगा, तो भी आप अपील में जा सकते हो. अगर आपका सौरभ ने जब एप्लीकेशन डाली उसको रिफ्यूज कर दिया कोर्ट ने, आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल ने रिफ्यूज कर दिया, तब भी 34 में आप अपील में जा सकते हो. An appeal shall also lie from an order of the arbitral tribunal accepting the plea. Acceptance of plea समझाई थी मैंने 16 में, लिखवाया भी था आपको. 16.2 और 16.3 में acceptance of plea थी. किन किन ग्राउंड्स पे? एक में जुरिस्डिक्शन नहीं है, एक में जुरिस्डिक्शन एक्सीड कर दी, उसके रिगार्डिंग भी अपील लगेगी. सेकंड अपील लग सकती है, वो कहते हैं जनरली सेकंड अपील
नहीं लगेगी। इंटरिम मेजर 17 भी सिमिलर है, तो क्या उसके अगेंस्ट भी अपील है? जब 9 के अगेंस्ट अपील है तो 17 के अगेंस्ट भी अपील होगी। ये 5 ग्राउंड्स मस्ट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। क्या चीज? बच्चे नॉर्मली जो एपेलेट कोर्ट्स होते हैं जो ऑथराइज्ड हैं, मे बी द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, मे बी द हाई कोर्ट, एज द केस मे बी, एज पर द पेक्यूनरी एंड टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन वी हैव टू डिसाइड इट। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ डिपॉजिट्स। डिपॉजिट में वो आपका डिपॉजिट मांगेंगे, इसको आपने हल्का सा ऊपर से गो थ्रू करना है। 38 इज नॉट दैट रेलेवेंट, इसको आप ऊपर से पढ़ लेंगे। 39 लियन ऑन आर्बिट्रल अवार्ड एंड डिपॉजिट्स एज टू कॉस्ट। कोई भी डिपॉजिट जो कॉस्ट के रिगार्डिंग कराया था, आर्बिट्रल अवार्ड पे लियन किसका रहेगा? आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल का। क्यों? आपने जैसे कोर्ट फीस नहीं पे करते तो कोर्ट का लियन रहता है ना, भाई पहले कोर्ट फीस पे कर। इन द सेम वे आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल में आप ऐसे ही चले गए, कोर्ट फीस नहीं दी तो डिपॉजिट नहीं किया, तो कोर्ट पहले कहेगा कि जो अमाउंट सेटल हुआ है इसमें से ये हमारा हिस्सा, बाकी तुम लेके चले जाओ। दैट इज सेक्शन 39। सेक्शन 40 आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट नॉट टू बी डिस्चार्ज्ड बाय डेथ ऑफ पार्टी, व्हिच मींस अबेटमेंट हो जाएगी क्या? जैसे ऑर्डर 22 है सीपीसी, ऐसे यहां पे बोल रहे हैं अबेटमेंट नहीं होगी इफ द राइट टू स्यू सर्वाइव्स। देन 41 प्रोविजंस इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी। अगेन जैसे हमने ऑर्डर 22 का रूल 8 पढ़ा था कि इंसॉल्वेंसी बार तो कर देगी फ्रेश सूट को, यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि जब भी एक टर्म इन अ कॉन्ट्रैक्ट होगा जिसमें इंसॉल्वेंट इज अ पार्टी, एनी डिस्प्यूट अराइजिंग देयरऑफ इन कनेक्शन विद इट विल बी सबमिटेड टू द arbitration, and if the receiver adopts the contract be enforceable by or against him so far as it relates to any डिस्प्यूट। रिसीवर अपॉइंट किया जाएगा इंसॉल्वेंसी के केस में, लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाएगा, और लिक्विडेटर अगर एक्सेप्ट करता है तो उसके हिसाब से हम उसमें डिसाइड करेंगे उसके अगेंस्ट। देन 42 is the jurisdiction which you can read on your own. 42A and 42B, whatever actions is to be taken, it must be taken in good faith. 43 is a limitation. Limitation act will apply to arbitration. अब अगर क्वेश्चन आता है, out of the following acts which act is applicable to the arbitration? CPC, Indian Evidence Act, Criminal Procedure Code, limitation, all, none. It's limitation. By virtue of which section? 43, ये यहाँ पे रेलेवेंट है। सब सेक्शन 3 बच्चे बात करता है कॉन्डोनेशन की, सब सेक्शन 4 बात करता है 12 सब सेक्शन 4 जो हमने कल ही डिस्कस किया था कि आर्बिट्रल अवार्ड जब आएगा तो वो वाला दिन एक्सक्लूडेड माना जाएगा। अब आ जाओ आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। ये जो आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया है ये एक बॉडी कॉर्पोरेट है, इसको लिख लेना यहीं पे, इट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब कि ये जो है यहाँ पे इसमें एक चेयरपर्सन होगा, एक काउंसिल होंगे और मेंबर होगा काउंसिल का, और इनका पर्पस क्या होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट इसको एस्टैब्लिश करेगी। इनका सिर्फ और सिर्फ पर्पस ये होगा कि वो आपका जो है जैसे भी मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसको एक्वायर करना, उसको डिस्पोज ऑफ करना है, सील कराना है, whatever powers is to be, ये यहाँ पे लिखी जाएगी। कॉम्पोजिशन में आपने पढ़ना है कौन कौन इसमें कॉम्पोजिशन में होंगे। जैसे आपके एमिनेंट प्रैक्टिशनर होगा, जो पर्सन जज होंगे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के, वो होंगे आपके एकेडमिशियंस होंगे, लॉ मिनिस्ट्री से आपका सेक्रेटरी होगा, आपके फाइनेंस मिनिस्ट्री से भी कोई पर्सन कंसर्न होगा, पार्ट टाइम मेंबर भी होंगे कमर्स एंड इंडस्ट्री के, और एक सीईओ होगा। इनका टेन्योर 3 साल का रहेगा। 70 साल की उम्र चेयरपर्सन के लिए, 67 की उम्र मेंबर्स के लिए। ठीक है, उसके बाद इसकी ड्यूटीज क्या होंगी? इसकी ड्यूटीज होंगी कि ये प्रमोट करेंगे, एनकरेज करेंगे, पॉलिसीज को फ्रेम करेंगे, गाइडलाइंस को फ्रेम करेंगे, एक यूनिवर्सल और यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड ले डाउन करेंगे। अगर कोई वैकेंसीज आ जाती हैं तो ये आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया की कोई भी प्रोसीडिंग्स चली, अगर उसमें कोई वैकेंसी है वो इनवैलिड नहीं होगी। ठीक है, जैसे प्रेसिडेंट है या आपके बहुत सारे मेंबर्स हैं इसके अंदर, 1% जो है वो वेकेंट है उसकी सीट, तो इसके कारण जो भी उन्होंने डिसीजन दिया वो आपका कहीं पे भी कॉम्पोजिशन के अंदर इनवैलिडेट नहीं किया जाएगा। कोई अपॉइंटमेंट डिफेक्ट था, कोई प्रोसीजरल डिफेक्ट था, ये आपका 43E पढ़ रही हूं मैं, इफ देयर इज अ कॉम्पोजिशनल डिफेक्ट, इफ देयर इज एन अपॉइंटमेंट डिफेक्ट, इफ देयर इज अ प्रोसीजरल डिफेक्ट, इन 3 ग्राउंड्स पे इनवैलिडेट आपकी प्रोसीडिंग्स नहीं की जाएंगी। इफ दे हैव टू रिजाइन, दे हैव टू गिव द रेजिग्नेशन इन राइटिंग टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड अप टिल 3 months from the tendering of the resignation they can continue in the service. Then what are the removal grounds? These are the 6 grounds of removal: when he is in discharge solvent, when he is in holding the office of profit, when he is not doing any proper work and he is going against the moral values, he has affected the finances of this, and he has abused his position, and mentally and physically he has become incapable. इसके अलावा इसके अंदर ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। अब आ जाओ पार्ट 2 पार्ट 3, ये सिर्फ कन्वेंशन है बच्चे,
कोशिश करना जो पार्ट 2 और पार्ट 3 न्यूयॉर्क और जिनीवा कन्वेंशन हैं आपके, सॉरी पार्ट 2 में ही जो 2 कन्वेंशन हैं उसको ऐसे ड्रॉ करके सेम सेक्शंस है, अब देखना क्या इसकी आर्बिट्रेशन के साथ इंटरलिंकेज है एक्सेप्ट लीविंग द डेफिनेशन पार्ट। 45 सेक्शन की हेडिंग देखो, पावर ऑफ जुडिशियल अथॉरिटी टू रेफर पार्टीज टू आर्बिट्रेशन, क्या सेक्शन 8 जैसा है? तो यहाँ पे 45 है, वहां पे सेक्शन 8 है, और 54 भी देख लो एक बार, 54 भी सेम है जिनीवा अवार्ड्स वाला है, सेम, तीनों सेम है, तीनों को इकट्ठे ड्रॉ कर सकते हो याद करने के लिए। नेक्स्ट देखो वो क्या कहते हैं, व्हेन फॉरेन अवार्ड बाइंडिंग, अब हमने फॉरेन अवार्ड बाइंडिंग पढ़ा था, कहां पढ़ा था? 35 में पढ़ा है, अवार्ड्स बाइंडिंग पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? यहाँ पे वो फॉरेन अवार्ड्स हैं, ये अवार्ड्स पर्सोनम में होते हैं कि रेम में होते हैं? सारे अभी पढ़ाया है मैंने, पर्सोनम, यहाँ पे भी पर्सोनम है। 46, 35 एंड 55 देखो सेम है ना? सेक्शंस जो कह रही हूं ना लिख लेना प्लीज, ठीक है? 46, 55 एंड 35। 47 देखो एविडेंस, क्या वहां पे हम एविडेंस ले सकते थे, ट्रांसलेशन करा सकते थे? कहां ले रहे थे, कौन से सेक्शन में ले रहे थे? कोर्ट टू टेक असिस्टेंस 27 में था है ना? कोर्ट टू टेक असिस्टेंस मैंने भी पढ़ा नहीं है बच्चे, मैंने भी आज ही पढ़ा तुम्हारे साथ, मेरे को इसको छुए हुए तकरीबन 1.5 साल हो गया, ठीक है? था उसमें 47, 56 देखो सेम है, और आपका 27। इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट, कंडीशंस फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फॉरेन अवार्ड्स, वहां पे एनफोर्समेंट है अवार्ड्स की 36 में, यहाँ 48 में है, और वहां पे 57 में। अब यहाँ पे एक चीज पे आ जाओ, क्या यहाँ पे पेटेंट इलीगैलिटी है? क्या यहाँ पे पेटेंट इलीगैलिटी का क्लॉज है 48 में देखो, या 57 में देखो? द आंसर इज नो। पेटेंट इलीगैलिटी जो है वो डोमेस्टिक अवार्ड्स पे है। अब यहाँ पे देखो नीचे, एक्सप्लेनेशन 1 में तो दे दिया उन्होंने सेम, एक्सप्लेनेशन 2 भी सेम है, लेकिन जो वहां पे सबसेक्शन 2 आया था ना बच्चे पेटेंट इलीगैलिटी का 2A, यहाँ पे वो मिसिंग। तो मैनिफेस्टेशन है, एक्सप्रेसली नहीं दिया गया, आया समझ में? मैनिफेस्टेशन तो है, अगर फंडामेंटल पॉलिसी के अगेंस्ट है तो पेटेंट इलीगैलिटी है, बट प्रॉपरली एक्सप्रेसली नहीं मेंशन, इम्प्लाइडली मेंशन है। क्लियर हुआ ये भी? नेक्स्ट आ जाओ एनफोर्समेंट ऑफ फॉरेन अवार्ड्स, अगेन एनफोर्समेंट। उससे पहले ये जो है था आपका, ये 34 के साथ करोगे, सेटिंग असाइड के साथ करोगे, फिर 48 को, 34, 48, 57, 34, 48, 57, देन इज एनफोर्समेंट 36, 49 एंड 58। ठीक है जी। अगला अपीलेबल ऑर्डर्स, कब पढ़ा? अभी हमने पढ़ा 37 अपीलेबल, 37 के बाद 50 और 59, देन सेविंग और चैप्टर 2 नॉट टू अप्लाई, चैप्टर 2 न्यूयॉर्क पे नहीं लगेगा, और जिनीवी ये जिनीवा कन्वेंशंस पे न्यूयॉर्क नहीं लगेगा, और न्यूयॉर्क पे जिनीवा कन्वेंशंस नहीं लगेंगे। क्लियर रहेगा? ये सेम है बच्चे, अगर आपने 34 अच्छे से पढ़ लिया तो ये सिर्फ सेक्शन नंबर्स याद रखने के, इनमें से क्वेश्चन नहीं बनता, क्वेश्चन बनता है स्टार्टिंग के पार्ट्स में से। अब आ जाओ कंसिलिएशन, जो आपको बिल्कुल सेम ही लगेगा, इसमें भी हम इंटरलिंकेज करेंगे। कंसिलिएशन इज अनदर सोर्स ऑफ आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट, कॉम्प्रोमाइज, एप्लीकेशन एंड स्कोप, कहां कहां पे लगता है? जैसे आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट था, क्या वो एक लीगल रिलेशनशिप पे लग रहा था, वेदर कॉन्ट्रैक्चुअल और नॉट, लग रहा था, कल पढ़ा था। सेम यहाँ पे देखो, अप्लाई टू कंसिलिएशन ऑफ डिस्प्यूट्स अराइजिंग आउट ऑफ लीगल रिलेशनशिप वेदर कॉन्ट्रैक्चुअल और नॉट, लिखा है। सेम रूल्स हैं बच्चे, कोई भी डिफरेंस नहीं है। कमेंसमेंट कब होगी? वहां पे कमेंसमेंट कब हो रही थी? विच वाज द सेक्शन? 21 कमेंसमेंट आर्बिट्रेशन, यहाँ पे 62 में कमेंसमेंट किस दिन से होगी? जब हम रिटन इनविटेशन देंगे और वो रिटन इनविटेशन एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर एक्सेप्ट नहीं हुआ, रिजेक्ट हुआ, तो कंसिलिएशन नहीं होगी। जो भी पार्टी इनिशिएट करना चाहती है, अगर वो 30 दिन के अंदर अंदर इनविटेशन देने के बाद रिप्लाई नहीं करती, तो उसके पास डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन आ जाएगा, वो ट्रीट कर सकता है उसको या तो रिजेक्टेड, या वो इन्फॉर्म कर देगा अदर पार्टी को अकॉर्डिंगली कि जी आप करना चाहते हो कि नहीं, या मैं उसको रिजेक्टेड ट्रीट करूंगा। सो जहां पे ये 2 वर्ड्स आ जाते हैं ना, ही में इलेक्ट टू ट्रीट और ही में इलेक्ट टू इन्फॉर्म एज अदरवाइज, तो ये इलेक्शन की बात करते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन, व्हेन देयर आर 2 ऑप्शंस अवेलेबल। वहां पे नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स कितने होते हैं? 10 सेक्शन में, यहाँ पे देखो 63 है, वो सेम। यहाँ पे कितने होने चाहिए? 2,
2 से ज्यादा 1 भी हो सकता है ना। इसके बाद अगर एक से ज्यादा कंसिलिएटर है, एज ए जनरल रूल वो कैसे ज्वाइंट एक्ट करेंगे, जॉइंटली एक्ट करेंगे। अपॉइंटमेंट ऑफ कंसिलिएटर, वहां पे आपका अपॉइंटमेंट 11 में है, यहाँ कौन से में है, 64 में है। यहाँ पे कैसे अपॉइंटमेंट हो रही है उसकी, कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स में एक कंसिलिएटर होगा, पार्टीज अग्री करेंगे, फिर सेम रूल्स हैं, 2 कंसिलिएटर मिलेंगे, सॉरी एक कंसिलिएटर जो है वो मिलेगा, वो 2 दूसरे को अपॉइंट करेगा, 2 एक को अपॉइंट करेंगे। मैंने एक ने अपॉइंट कर दिया, एक तुमने अपॉइंट कर दिया, पार्टीज ने अपॉइंट कर लिया, 2 मिलके किसको करेंगे, तीसरे को करेंगे। यही चीज यहाँ पे सेम मेंशन की गई है। देन सबमिशन ऑफ स्टेटमेंट्स टू कंसिलिएटर, हमने वहां पे स्टेटमेंट्स एंड डिफेंस सबमिट की थी 23 में, करी थी 23 का सेम 65। देन कंसिलिएटर नॉट बाउंड बाय सर्टेन एनैक्टमेंट्स, वहां पे 19 सेक्शन में पढ़ा था, यहाँ पे कौन सा सेक्शन है, तो अगर कंसिलिएशन का पूछते हैं तो 19 मत मार्क करके आना, कंसिलिएशन का सेक्शन 66 है। रोल ऑफ कंसिलिएटर जो है, कंसिलिएटर का रोल क्या है, एमिकेबल सेटलमेंट, अभी समझाया था मैंने, एमिएबल कॉम्पोजिटर एक्स एट बोनो समझाया था 28 के सबसेक्शन 2 में, सेम है वो, सेम है इसके अंदर। क्या वो ओरली सुन सकता है, यस वो ओरली भी सुन सकता है। जो कम्युनिकेशन होगी, ये अब अलग आ जाएंगे, जो कम्युनिकेशन होगी बिटवीन दी कंसिलिएटर एंड पार्टीज, वो कम्युनिकेट करेगा, इकट्ठे कर दे या अलग अलग कर दे, ओरली कर दे या इन राइटिंग कर दे, ठीक है। प्लेस कौन डिटरमाइन करेगा, कंसिलिएटर या पार्टीज डिसाइड करेंगे। प्लेस वहां पे कौन डिटरमाइन कर रहा था, आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल या पार्टीज, कौन से सेक्शन में, 20। यहाँ पे सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 69 इज टू बी रेड विद सेक्शन 20, सेक्शन 69 सबसेक्शन 2 एंड 20 सेम प्रोविजंस, वहां पे आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल और पार्टी है, यहाँ पे कंसिलिएटर एंड पार्टीज। सॉरी मेरा से 68 रह गया, 68 एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस, वहां पे असिस्टेंस ऑफ कोर्ट थी, यहाँ पे असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव। एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस एक जगह और पड़ी थी, यस सेक्शन 6, सेक्शन 6 में एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस पड़ी थी, सो सेक्शन 6, सेक्शन 27 एंड 68, ठीक है। नंदनी कौन सी क्यों आ रही है, हो जाएंगे, धीरे धीरे पढ़ना शुरू करो, हो जाएंगे अपने आप। अब आ जाओ डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन, आपको कौन कौन से सब्सटेंस को डिस्क्लोज करना है, पार्टीज को अपॉर्चुनिटी देनी है कि वो अपनी अपनी एक्सप्लेनेशंस दे, कुछ जगहों पे कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशंस भी रखनी है, तो कंसिलिएटर उसको डिस्क्लोज नहीं कर सकता। ये इंडिपेंडेंट प्रोविजंस आ गए, ये लिंकेज वाले प्रोविजंस नहीं है। पीछे हमने पढ़े हैं इसमें 43 में कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोटेक्शन इन गुड फेथ, उसके साथ लिंक विद कर सकते, निकालो एक बार 43 42A बच्चे, 42A देखो, कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन है, उसके साथ हम 75 पढ़ेंगे, 75 सेक्शन ऑलमोस्ट सेम, ठीक है। इसीलिए मैं यहाँ पे वो नहीं पढ़ रही हूँ, इसके साथ लिंकेज नहीं कर रही हूँ, बट 75 के साथ कर देंगे अभी हमने। अब कोऑपरेशन ऑफ पार्टीज विद कंसिलिएटर, ये 42B के साथ पढ़ा जाता है। वहां पे क्या लिखा है, एक्शन टेकन इन गुड फेथ, यहाँ पे क्या लिखा है, पार्टी शैल एक्ट इन गुड फेथ, कोऑपरेट विद द कंसिलिएटर। 72 सजेशंस, आप चाहो तो ईच पार्टी खुद में सजेशन दे सकती है, या अगर कंसिलिएटर बुलाए तो वो भी सजेशन दे सकता है, मतलब सेटलमेंट के लिए। अगला देखो 73 सेटलमेंट अग्रीमेंट, 30 में पढ़ा था, उसमें 30 में मैंने किसके साथ लिंकेज की थी, ऑर्डर 23 सेक्शन 89 की थी, सेम यहाँ पे भी लग जाएगा बच्चे, 89 तो लगेगा क्योंकि यहाँ पे कंसिलिएशन वहां पे मेथड है एक, तो लगेगा 89, सेक्शन 30 भी लगेगा, सेम है, ठीक है। अब आ जाओ स्टेटस एंड इफेक्ट ऑफ सेटलमेंट अग्रीमेंट, जैसे हमने 31 पढ़ा था, 35 पढ़ा था, ऑलमोस्ट सिमिलर है कि वो सेम स्टेटस और इफेक्ट होगा एज इफ इट इज एन आर्बिट्रल अवार्ड, तो अगर आर्बिट्रल अवार्ड है वैसा ही होगा, तो इसकी सेटिंग साइड पे हम जा सकते हैं। नेक्स्ट देखो इसका कॉन्फिडेंशियलिटी, जो भी पढ़ा 42A के साथ। 76 टर्मिनेशन, अभी हमने पढ़ी थी टर्मिनेशन आर्बिट्रेशन की, 32 में टर्मिनेशन पढ़ी थी हमने, और यहां पे हमने 76 में टर्मिनेशन पढ़नी है। 77 रिजॉर्ट टू आर्बिट्रल और जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, इसको अगर हम बात करें तो ऑर्डर 10 के साथ सुनो, एग्जामिनेशन ऑफ द एडीआर इज मैंडेटरी, सेंडिंग नहीं, बट ड्यूरिंग द एडीआर इज हैपनिंग, अगर पार्टी को लगता है कि जी कॉम्प्रोमाइज में नहीं जाना, यहाँ पे तो प्रेशर टैक्टिक्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं,
I want to go back either to the arbitration proceedings or to the judicial proceeding. Can they resort to? General rule is no, but if their rights have to be preserved, then resort is possible. ठीक है, यहाँ पे लिखा है the parties shall not initiate, मतलब during the conciliation proceedings वो नहीं जा सकते, लेकिन अगर वो रिजॉर्ट करना चाहते हैं तो उनको अपने राइट्स को प्रूव करना पड़ेगा, तब कर सकते हैं. कॉस्ट पढ़ी थी हमने सेक्शन 39 में, 35A, 35, 35B, 35CA, ये सब भी सीपीसी में कॉस्ट है. यहाँ पे भी वो कॉस्ट की बात कर रहा है. समझ में आया जी? डिपॉजिट्स 38 मैंने छुड़वाया था आपको, 38 मैंने छुड़वाया आपको डिपॉजिट्स. यहाँ पे भी आप इसको देखने की जरूरत नहीं है, हल्का सा डिपॉजिट की लिंकेज चेक कर लेना कि वहां 38 में है, यहाँ 79 में. 80 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बनता है. वो कहते हैं इज देयर एनी रिस्ट्रिक्शन दैट कैन बी इम्पोज्ड ऑन द रोल ऑफ द कंसिलिएटर एट अदर आर्बिट्रल और जुडिशियल प्रोसीडिंग्स? द आंसर इज यस. जब कोई आर्बिट्रल या जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हो रही हैं तो हम रोल ऑफ कंसिलिएटर के ऊपर थोड़ा सा restrictions impose कर सकते हैं. that he will not act as an arbitrator, he cannot be produced as a witness. क्यों? क्योंकि उसने conciliation proceedings की हैं, कहीं ना कहीं पे biasness आएगी ही आएगी. अब आ जाओ admissibility of evidence in other proceedings. अब इसके लिए लिखो इसको similar to section 132 para 2, section 132 para 2 of Indian Evidence Act, Section 17 and 23 of Indian Evidence Act. 17 and 23 of Indian Evidence Act. इसका क्या मतलब है बच्चे? जब भी कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स हो गई होंगी, क्या जो भी दूसरी कोई प्रोसीडिंग चल रही है उसकी सिविल मैटर्स में, तो क्या उसके अंदर एडमिसिबिलिटी हो सकती है? ले सकते हैं हम. वो कहते हैं ले सकते हैं अगर ये जो कंडीशंस लेट डाउन की गई हैं ये फुलफिल होंगी तो. चाहे वो सेल्फ इंक्रिमिनेशन के रूप में हो, चाहे वो एडमिशनल स्टेटमेंट हो, चाहे वो एस्टॉपल के रूप में सेक्शन 23 में आए. ठीक है, अगले वाले Who has the power to make rules? High Court, State Government, Central Government. High Court in consultation with the State Government. It is only the High Court. ठीक है. Next, who can remove the difficulties? The difficulties can be removed by the central government only. Who has the power to make the laws? Power of the High Court to make laws, rules with regard to the proceedings is High Court. Apart from the proceedings, Central Government. Repeals and saving में इसको लिख लो that this act is not retrospective in operation. This act is not retrospective in operation. Retrospective नहीं है. क्यों? क्योंकि उससे पहले हमारे पास बहुत सारे acts थे. 87 को लिखो, it has been declared redundant. It has been declared redundant. Redundant means inoperative. Section 87. By 2019 judgment. Judgment मैं अभी लिखवाऊंगी. By 2019 judgment. Otherwise prospective in nature है ये. जो 87 इसको हमने हटा दिया बच्चे, अब ये एप्लीकेबल नहीं है. लेकिन ये प्रोस्पेक्टिव इन नेचर था, अब क्योंकि हट ही गया है तो अब ना तो प्रोस्पेक्टिव रहा ना रेट्रोस्पेक्टिव रहा. ठीक है, इसकी जजमेंट नाम मैं अब आपको देती हूँ. एक दो जजमेंट्स लिखो पीटी के लिए. स्पीड होनी थी इसमें, रैपिड रिवीजन थी बच्चे, तो पढ़ लेना एक बार. अगर फिर भी ना समझ में आए तो मुझे बता देना. ठीक है, लेट मी चेक द केसेस. हाँ जी, लिखो केस. इन हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड in Hindustan Construction Company Limited and another versus Union of India and others. इसमें ये struck down कर दिया था जी. 87 has been struck down in this case. इससे पहले वो एक केस और दे सकते हैं आपको, बीसीसीआई का केस. बीसीसीआई के केस के अंदर बच्चे सेक्शन 34 के ऊपर डिस्प्यूट उठा था कि वो रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई होगा कि प्रोस्पेक्टिवली. 87 को हमने स्ट्रक डाउन कर दिया है हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी के अंदर. एक बार मैं फिर भी चेक कर लेती हूँ.
बीसीसीआई वाला भी लिखवाई देती हूँ, तो मैं रुक जाओ, मैंने लिखा होगा वो भी. इफ इट इज द लेटेस्ट वन देन आई विल सी कि उसके अंदर भी है क्या. There are many cases, sorry. Let me check. नहीं, आपने ये लिख दिया, बस इतना बहुत है फिर आपके लिए. वो मिल नहीं रहा है मुझे बीसीसीआई वाला केस. लिख लो केस का नाम, बीसीसीआई वर्सेस कोची प्राइवेट लिमिटेड. बीसीसीआई वर्सेस कोची प्राइवेट लिमिटेड एंड अदर्स 2018 सुप्रीम कोर्ट. 19 में हुआ है ये हिंदुस्तान वाले से, और ये 18 में 34 के ऊपर आया था कि क्या ये प्रोस्पेक्टिव है कि रेट्रोस्पेक्टिव है, तो उसमें इसको वाइडर स्कोप दे दिया था. 87. That's all with regard to your arbitration. Now, if you have any queries, you can ask. Apart from the speed. Speed के अलावा कोई queries हैं आप लोगों की? Genuinely give me an answer. कुछ समझ में आया? कितना? अगर मैं 100% में से पूछूं आपको, 100 तो नहीं आएगा, वो तो मुझे भी नहीं आया जब तक मैं भी रीड नहीं करूंगी. हाँ, बट मुझे पढ़ के समझ में आ रहा था. ठीक है, 90% तो मैं अपनी एवरेज दूंगी कि 90-95% स्पीड में जो करा है वो सारा अच्छे से समझ में. एंड देन आई हैव टू गो थ्रू. व्हाट अबाउट यू पीपल? रिविजन. पुनीत ऊपर से गया, आज वाला नहीं आया. स्पीड थी 50-60 ऑन एन एवरेज. ठीक है, कल वाला जो समझ में आया उसकी रिवीजन करते हैं 5 मिनट, देन आई लीव यू. ठीक है, कल वाले में बैराक्स खोलो मत, अब रिवीजन कर ली ना तुमने. अब उसमें मुझे ये बताओ, व्हाट इज सेक्शन 3? एनीवन? सेक्शन 3 ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट. रिसीट ऑफ रिटन कम्युनिकेशंस इन द फॉर्म ऑफ एन समन्स. ठीक है, ऐसे है. चलो अब आ जाओ. Whether the arbitration agreement must be in writing. Okay. Arbitration agreement has to be separately attached, or can a clause be also considered to be an arbitration agreement? Both? Okay. What is section 9 of the Arbitration Act? 9. Interim measures by the court. At what stage the interim measures can be passed by the court? Prior, during, at, or after the passing of the arbitral award, but before its enforcement. Under which section the enforcement of the arbitral award has been provided? Giving you the options: 34, 35, 36, 37. 36. 35 is binding. Okay? So, whether the arbitral award is binding and final between the parties? Yes. Are these awards awards in persona? Where it has been provided? 35. 34. Can an application for setting aside of the arbitral award be filed suo moto or by way of an application only? ठीक, वो वैसे आंसर मैंने पहले भी दिए थे, कैन एन एप्लीकेशन बोल दिया था मैंने. एनीवेज, on this, within how many days an application for setting aside has to be filed? 3 months. Extendable up till 30 days. That can be condoned. And that application for setting aside must be disposed of within 1 year. याद है फिर क्यों टेंशन ले रहे हो? Very good. Okay. Before that,
under which section the statements and the claims of the claimant and the respondent has to be filed. Giving you the options 23, 24, 25, 26. 23, 23. ठीक है, इसीलिए मैंने बोला कि मुझे 90% समझ में आया, बिना देखे मैं बोल रही हूँ. बच्चे मैं कह रही हूँ तुम्हारे साथ पढ़ा है, मैंने नहीं पढ़ा इससे पहले, अभी सिर्फ बहुत पहले पढ़ के रखा हुआ था इसको, वो याद करो. तुम्हारा फर्स्ट टाइम है क्या आर्बिट्रेशन? तभी तभी धीरे धीरे याद करते चले जाओ. इट इज वेरी इजी. द ओनली ट्रिक टू क्रैम दीज इज लिंक इट विद सीपीसी एज मच एज यू कैन. इफ you'll be able to link it, you'll never forget it. This is the only trick that I can give it to you. सेम है बच्चे, तभी तो बोल रही हूँ लिंक विद करो. By which section this CPC and Indian Evidence Act have been barred? Under the arbitration, not the conciliation. 19. And what about conciliation? You can take the help of BERAC now. Tell me, index से देखो कहाँ पे बार है? 67, 68, 69, 70. बस बढ़िया. 60. ठीक है, तो 66 में मेंशन किया गया, राइट. तो यहाँ पे अब हम रुकेंगे और उसके बाद आप ऑल द बेस्ट फॉर दिस एंड प्लीज पढ़ लेना अब इसको, और कोई भी डाउट्स आए तो पूछ लेना. Arbitration. The assurances, do not be afraid. You are supposed to read Delhi High Court judgments for the past 6 months for arbitration, because the whole of, if suppose 2 or 3 questions are coming from the arbitration, 1 or 2 will be from the BERAC, rest 2 will be from the judgments. So for the judgments part, please do read Delhi High Court judgments. Recent judgments, that would do. 2-3 महीने की भी पढ़ लो, उतनी सफिशिएंट है. हाँ, नेक्स्ट वीक कोशिश करती हूँ मैं कि अगर कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट हो जाए तो वो भी, क्योंकि उसकी भी इलैबोरेट लिंकेज है सीपीसी के साथ, तो शायद आपको समझ में आ जाए. उसकी तो बहुत इलैबोरेट लिंकेज है. हाँ, इट्स ऑलमोस्ट सीपीसी, ऑलमोस्ट सीपीसी. बस उसके अंदर केस मैनेजमेंट, हियरिंग, 2-3 चीजें और टेक्निकल. देखते हैं बच्चे क्या होगा. ठीक है जी, एंडिंग द सेशन नाउ.